हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITU क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 20, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेज पे जो सबसे पहली न्यूज है वो है, आज वैसे ज्यादातर जो है पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी कम न्यूज आई हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो पंजाब में इतना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ना। वहां पे जो सीएम थे अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनके बीच में और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, उसको लेके तो बहुत गर्म है पॉलिटिकल मामला। इसी वजह से मोस्टली जो आपको न्यूज नजर आएंगी आज वो आपको पंजाब से रिलेटेड ही नजर आने वाली हैं। तो पहली न्यूज में वही है, ऑन द डे ऑफ ड्रामा कांग्रेस पिक्स दलित फेस चरणजीत सिंह चन्नी एज द न्यू पंजाब सीएम। हमारे एग्जाम के लिए दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, तो इसको आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। आपको पॉलिटिक्स की खबर में अगर मजा आता है, आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, अदरवाइज कोई ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली जो न्यूज है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, यहीं पे फर्स्ट पेज पे ही न्यूज है, फॉर इजी एक्सेस टू स्कीम्स गवर्नमेंट प्लान्स 12 डिजिट यूनिक आईडी फॉर द फार्मर्स डेटाबेस। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप इसको जीएस पेपर 2 से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करता है, गवर्नेंस के बारे में बात करता है। आप इसको जीएस पेपर 3 से एग्रीकल्चर सेक्टर वाले और इकोनॉमी वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हो। मामला पूरा क्या है आपको मैं बता देता हूं। जैसे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, तो सरकार उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, जैसे फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, बहुत सारे फार्मर्स के पास अपना लैंड रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स का जो बैंक अकाउंट है वो उनके आधार के साथ या पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है। बहुत सारी समस्या यहां पे हैं। उसको लेके सरकार ने अभी क्या कर रही है, ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक 12 डिजिट का 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर क्रिएट करने वाली है फॉर एवरी फार्मर ऑफ द कंट्री। 12 digit unique ID for the farmers that can be used to avail all farm related services। अवेल का मतलब होता है कि इसकी फैसिलिटी को अवेल करना, उसकी फैसिलिटी को लेना, मतलब अवेलेबल होना उनके लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है। सीमलेसली, सीमलेसली का मतलब होता है कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है और फार्मर्स वेलफेयर ने। इसका मतलब ये पूरी स्कीम होने वाली है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के अंडर में ही होगी। तो ये मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। सरकार ये क्यों कर रही है, इसके पीछे जो मुद्दा है वो आपको मैंने पूरा बता दिया। अब इसमें सरकार क्या क्या करने वाली है, देखिए कुछ चीजें जो इसमें मेंशन की गई हैं वो ऐसी हैं कि सरकार क्या करने वाली है, जो आपका लैंड रिकॉर्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, इसको कलर में यहां पे चेंज कर लेता हूं। ठीक है। आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट से। आपका बैंक अकाउंट और आपका आधार कार्ड ये दोनों लिंक होंगे आपकी यूनिक आईडी से, जो 12 डिजिट की सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। उसके अलावा जो आपका लैंड रिकॉर्ड है, जो थोड़ी बहुत लैंड किसानों के पास है, उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्ट किसके बेसिस पे किया जाएगा, GIS, जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब देखो, ज्योग्राफी का जब यहाँ पे बात आती है तो लोकेशन बेस्ड होता है, ये रीजन बेस्ड होता है। तो इसमें हम लोग जीपीएस वगैरह का यूज करते हैं, सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट और जीपीएस वगैरह का यूज करके हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं, हर किसान का लैंड रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उसके बाद उस लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं, और ये प्रोसेस चल रही है। हमारी कंट्री में राजस्थान, मुझे पक्का श्योर नहीं है, लेकिन मेरे थोड़ा दिमाग में ऐसा आता है कि शायद राजस्थान इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जिसने किसानों को लैंड रिकॉर्ड को कंप्लीटली डिजिटाइज किया है, उनको कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड किया है। ठीक है। तो इसका प्रपोजल दिया गया था, अभी जो है चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ। तो देखते हैं फ्यूचर में होने वाला है, तो किसानों को जो सब्सिडी मिलेगी या किसान सोयल हेल्थ कार्ड, या सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल सकती है। हर किसान को सेपरेटली टारगेट किया जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस के बीच में जो बोटलनेक्स होती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, नाउ दे कैन बी रिमूव्ड। इसका मतलब पूरा ये है, बहुत खास नहीं है। जब इंप्लीमेंट होगा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब इसके ऊपर कोई एडिटोरियल आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।
एक न्यूज़ और है छोटी सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे कौन आया है, सऊदी अरेबिया से मेहमान आए हैं इंडिया में। तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर फैजल बिन फरहान, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मिनिस्टर एस जयशंकर, इनसे इन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है। कई सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे है वो है अफगानिस्तान, वो है तालिबान। देखिए 1996 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल था। आपको सबको पता है वो पूरी कहानी। 1989 में वहां से रशिया भाग गया था। उसके बाद 1996 में फाइनली तालिबान ने वहां पे कैप्चर कर लिया था। 1996 से लेके 2001 तक, जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, तब तक वहां पे तालिबान कंट्रोल में था। यू वेरी वेल नो दैट। उस समय तालिबान की गवर्नमेंट को जो रिकॉग्निशन दिया था वो किसने दिया था? पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने। मतलब दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ तालिबान, दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ तालिबान इन 1996 एज वेल, एंड आज भी दे आर एबल टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द तालिबान। लेकिन अभी जो है अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया ने से खुल के नहीं कहा, जैसे पाकिस्तान ने खुल के कह दिया, चाइना ने भी खुल के कह दिया है। सऊदी अरेबिया भी थोड़ा सा उसको 100% रिकॉग्नाइज करने से थोड़ा बच रहा है, क्योंकि वो तालिबान को पहले परखना चाहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मामला यहाँ पे था। तो उन्होंने इंडिया ने के साथ उन्होंने थोड़ा बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि तालिबान को वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी चाहिए, सारे के सारे जो वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें जो लोग करते हैं जनरली वही यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, आज का जो एडिटोरियल हम लोग ये करने वाले हैं सिटी टू रिकवर, लेकिन एडिटोरियल से पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे एंड में हम लोग एडिटोरियल करेंगे। कोई खास न्यूज़ आज नहीं है, ये वाला आप यहाँ पे कंप्लीटली इसको इग्नोर कर सकते हो। आइडिया वाले पेज पे जो मंडल मंदिर इक्वेशन, अगर आपके पास समय है और इस इशू की आपको बैकग्राउंड पता है कि कैसे इंडिया में मंडल कमीशन क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, कास्ट बेस्ड ओबीसी जो कास्ट है उनकी रिजर्वेशन कैसे स्टार्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या जजमेंट दिया था, वो सारी की सारी चीजें अगर आपको पहले से बैकग्राउंड है आपके दिमाग में, फिर आप इसको पढ़ सकते हो, तो ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर वो आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। फ्यूचर में कभी इसको लेके कुछ और एडिटोरियल आएगा तो हम बेसिक से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भैया बात ऐसी है कि अगर हम लोग बढ़ें तो एक्सपीरियंस एक्सप्रेस नेटवर्क वाले पेज में कंप्लीटली पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ है। आज वैसे सच्ची बताऊं तो मैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ दिए हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बढ़िया सेक्शन होता है, यहां पे जो पहली न्यूज़ है वो दी गई है किसको लेके? फ्रांस को लेके। आप सबको ये न्यूज़ पहले से ही पता है। कुछ समय पहले 2015 और 16 में फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील की थी। उस डॉट कितने की थी? $66 बिलियन। भैया थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। फ्रांस के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में $66 बिलियन की डील की गई थी बैक इन 2015 एंड 16। और उसमें क्या किया जाना था? फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन सप्लाई करने वाला था, सबमरीन्स उसके डिफेंस के पर्पज के लिए। लेकिन वो सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड नहीं थी, वो सबमरीन्स थी डीजल पावर्ड। मतलब ऐसे हाइब्रिड था, वो थोड़ा न्यूक्लियर था थोड़ा डीजल था। ठीक है, तो वो डीजल पावर्ड थी जो ऑस्ट्रेलिया की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। अभी रिसेंटली आपको ये पहले से पता है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं। पहले कुछ साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया और चाइना की रिलेशन बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि बहुत सारा कोल और नेचुरल रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है चाइना के अंदर। लेकिन जब से कोविड आया है पिछले 2-3 साल से, बहुत ज्यादा रिलेशन यहां पे खराब हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है, उसको इंप्रूव करना चाहता है। अब वो डीजल सबमरीन से तो नहीं होगा, उसको चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन जो सबसे एडवांस होती हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने यूके और अमेरिका के साथ मिलकर एक अलाइनमेंट किया, एक अग्रीमेंट किया जिसे कहता है ओकस, AUKUS। इस ग्रुप को कहते हैं ओकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। अब उन्होंने ये कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? फ्रांस के साथ अपनी डील को कैंसिल कर दिया। $66 बिलियन जो जापान को नजर आ रहे थे कि मेरी पॉकेट में आ रहे हैं, भैया वो तो उसकी पॉकेट खाली हो गई, मतलब जेब काट ली गई उसकी। तो फ्रांस नाराज हो गई। तो फ्रांस इतना ज्यादा नाराज हुआ
इतने ज्यादा बयानबाजी कर रहा है, वो बौखला सा गया है $66 बिलियन अपने हाथ से जाता हुआ देख के। इवन फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से अपने डिप्लोमेट्स को भी बुला लिया है। तो रिलेशन थोड़े से खराब हो गए हैं। हालांकि वो अच्छे पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं आपस में, लेकिन होता है ना दोस्तों के बीच में भी खटपट हो ही जाती है। और जब मामला इतने बड़े ज्यादा पैसे का होता है $66 बिलियन, तो भैया फैमिली मेंबर्स में ही खटपट हो जाती है, दोस्तों की तो दूर की बात है ना। तो वो थोड़ा सा मामला यहाँ पे है। अगर आप इससे पहले से अवेयर हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। बिहाइंड चाइनीज सिलेक्शन एज द पंजाब सीएम, अगला जो आर्टिकल है इसको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीटली पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे काम का नहीं है। एक जो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 से आप कवर कर सकते हो, वो ये न्यूज आती है, व्हाई प्लेनेट 9 हंटर्स बिलीव दे नाउ नो वेयर टू लुक। देखिए एक आपको इमेज दिखाता हूं मैं, ये वाली, ठीक है, अरे चलो भैया, ठीक है, ये वाली इमेज दिखाता हूं। तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, हमारा सन होता है, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। कितने हैं, 8, याद रख लेना, 9 नहीं है। हमारी एनसीईआरटीज में अभी भी, पुरानी एनसीईआरटीज में 9 लिखा हुआ, बिकॉज पहले 9 थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, है ना। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी यही है। लेकिन 2006 में बेचारा प्लूटो जो था ना, उसको हम लोगों ने यहां से बाहर निकाल दिया, क्योंकि प्लूटो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता था एज अ प्लेनेट। तो प्लेनेट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप सीएम बन सकते हो, पीएम बन सकते हो। भैया चपड़ासी बनने के लिए भी आपको एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्लूटो था हमारा, इसके पास सीएम बनने की क्वालिफिकेशन तो थी, पीएम बनने की क्वालिफिकेशन थी, लेकिन चपड़ासी बनने की कैपेसिटी क्वालिफिकेशन नहीं थी, इसलिए इसको बाहर यहां से निकाल दिया। एक तो इसका साइज जो है ना बहुत छोटा था, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एनफ नहीं था, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, इसका जो ऑर्बिट था ना अराउंड द सन, वो भी फिक्स नहीं था, इसलिए प्लूटो को हम लोगों ने यहां से दफा कर दिया, इसको यहां से बाहर भगा दिया। एक बात ये हो गई। तो अभी हमारे पास 8 प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। प्लूटो क्या है, अभी ड्वार्फ प्लेनेट है, मतलब ये प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है। और ये बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहां पे आपको मिलते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल जो आपकी सैंड होती है ना, जो छोटा सा सैंड का कण होता है, इतने छोटे से लेके बड़े बड़े तक हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये किस किस के बीच में होती है, ये होती है मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। याद रखना अपने, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। कभी कभी यहां से कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में भी एंट्री कर जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। कभी कभी अर्थ के ऊपर भी आ जाता है, हालांकि 99.999% केस में आपके जो मीटियोराइट्स आते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स आते हैं, वो मेसोस्फीयर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेसोस्फीयर के अंदर, लेकिन कभी कभी वो अर्थ के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो एक इतना बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ के ऊपर आया था कि अर्थ के ऊपर से 90% लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके अंदर आपका डायनासोर भी था। तो खैर ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, यूनिवर्स के बारे में हम लोग कभी ना कभी करते रहेंगे। लेकिन आप यहां पे एक चीज देखिए, ये क्या है, ये जो आपको डॉट्स यहां पे नजर आ रही हैं, इसे कहते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्या बात है, क्यूपियर बेल्ट बोलते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होती है, जहां पे हमारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं, क्यूपियर बेल्ट शुरू होती है। यहां पे बेसिकली आपको जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो आईसी होते हैं, ठंडे होते हैं ना, क्योंकि यहां तक सन की रेस तो जा नहीं पाती हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। और कभी कभी आप इसको अर्थ पे भी देखते हो इन द फॉर्म ऑफ कोमेट्स। जो कोमेट्स आते हैं ना वो यहीं से आते हैं, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं हिंदी में, और जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो आंख बंद करके, है ना, प्रे करते हैं कि हे भगवान मेरा एग्जाम क्लियर करवा दे, है ना, हे भगवान मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे, इस तरह के लोग विश करते हैं। तो वो सारे का सारा इसको देख के ही होता है। वो कहां से आता है, वो आता है क्यूपियर बेल्ट से ही आता है। अभी साइंटिस्ट लोग ने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि क्यूपियर बेल्ट में, मतलब नेपच्यून के बाद एक और प्लेनेट है जिसकी डिस्कवरी की गई है, जिसे कहते हैं प्लेनेट 9। क्या कहते हैं, प्लेनेट 9। इसके एविडेंस मिले हैं अभी।
क्योंकि क्यूपिर बेल्ट के अंदर कुछ डिस्टरबेंस देखी गई है, और वो डिस्टरबेंस तभी होती है जब वहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड दो चीजों का हो सकता है, या तो कोई ब्लैक होल हो या फिर वहां पे कोई बड़ा प्लेनेट हो। तो ज्यादातर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद वहां पे कोई प्लेनेट हो सकता है, उसके एविडेंस उनको मिले हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि शायद वहां पे कोई पुराना ब्लैक होल हो। अभी हम लोग गारंटी से नहीं कह सकते कि हम लोगों ने 9th प्लेनेट को हंट कर लिया है, मतलब उसको हम लोगों ने स्पॉट कर लिया है। ये तो डिस्कशन अभी चलता रहेगा, लेकिन जब तक हमारी एनसीईआरटीज के अंदर या फिर जब तक वर्ल्ड में सभी के सभी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा न्यूज आपको ये यूनिवर्स के बारे में देना था, ठीक है। आइडिया वाले में इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं। अगर आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है पहले से ही, जीएसटी कैसे काम करता है, फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर आपको पहले से वो आइडिया है कुछ ठीक ठाक, तब तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। अगर आज आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वर्ल्ड न्यूज की अगर हम लोग बात करें, दुनियादारी की बात करें, तो वही फ्रांस को लेके है। ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है पहले ही, तो इसको तब यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसके अलावा और कोई खास यहाँ पे नहीं है। इकोनॉमी सेक्शन में भी आज कोई बहुत खास न्यूज नहीं है। आपको पता है कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, कहां पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी, लखनऊ, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको मैं कई बार पहले करवा चुका हूं। मैं चलो टेस्ट कर लेता हूं कि आपको पता है कि नहीं पता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको बताना है, और आपको यह भी बताना है कि वो जीएसटी अमेंड जब हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें एक आर्टिकल ऐसा था जो जीएसटी काउंसिल की बात करता है। वो कौन सा आर्टिकल था? 269A, 279A, 262A या फिर 259A? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। हालांकि आई नो कि आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि आप जो है एनालिसिस को अच्छे से सुनते हो और आपको पता है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो बस उसी के बारे में थोड़ी सी इन्होंने बात की है। कोर्स कनेक्शन करना है, कंपनसेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको रहने ही दो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो इकोनॉमी सेक्शन से वो आता है आपका जीएस पेपर 3 से, एफपीआई टर्न्स टू इंडिया अमिड ग्लोबल हेडविंड्स पंप इन 17,000 करोड़। आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टर्म यहां पे यूज की गई है एफपीआई, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वैसे तो ये पूरी इकोनॉमी का एक बिल्कुल फाउंडेशन एक टॉपिक होता है। देखिए थोड़ा बता देता हूं आपको। एफपीआई होता है, एक होता है हमारे पास एफडीआई, और एक होता है हमारे पास एफआईआई, एक होता है हमारे पास क्यूएफआई। देखिए बहुत सारी टर्म है, सभी टर्म के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। जो एफडीआई होती है, जब भी कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की किसी कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा शेयर परचेज करती है, तो उसको कहते हैं एफडीआई। अब जब वो लेस देन 10% करती है, तो उसको कहते हैं एफआईआई। क्या कहते हैं? एफआईआई। इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और या फिर इन्वेस्टर्स। एफपीआई को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो सपोज करो अगर टॉम क्रूज को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पहले उसको एफआईआई के पास जाना पड़ेगा, जो अमेरिका में एफआईआई है। ये एफआईआई जो होती है ना, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है, उसका अकाउंट सेबी के साथ होता है। अब ये जो एफआईआई है, ये टॉम क्रूज के बिहाफ पे इंडिया में, मान लो रिलायंस यहां पे कंपनी है, रिलायंस के शेयर परचेज कर सकती है। इसे कहते हैं एफआईआई। क्या कहते हैं? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ये लेस देन 10% कर सकता है, 10% से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर 10% से ज्यादा करेगा तो वो एफडीआई हो जाता है, याद रखना। अब कई बार ऐसा होता है कि टॉम क्रूज इस रूट के थ्रू नहीं आना चाहता है, तो जब टॉम क्रूज डायरेक्टली सेबी के थ्रू आता है, तो वो क्या करता है? वो एफआईआई को, क्योंकि एफआईआई बीच में क्या करता है, वो कमीशन लेता है आपसे, और काफी ज्यादा कमीशन लेता है। तो टॉम क्रूज भाई साहब चाहते हैं कि वो एफआईआई को कमीशन ना देके डायरेक्टली सेबी के साथ डील करें। तो जब वो डायरेक्टली सेबी के साथ डील करते हैं, उसे कहा जाता है क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर।
इसके लिए उसको सेबी में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और कुछ कंडीशन है जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्ट सेबी के साथ लिंक करके रिलायंस से शेयर परचेज कर सकता है। इसे कहते हैं QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। और अगर आप FII को और QFI को मिक्स कर देते हो, इन दोनों को कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। याद रहेगा सबको। अब आप बोल रहे होंगे सर ये QFI के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के आर्टिकल के लिए, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है उसकी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, है ना, इस तरह की चीजें वो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। अगर उसको सेटिस्फाई कर देता है तो वो डायरेक्टली सेबी के साथ डील कर सकता है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो FII के थ्रू वो डील कर सकता है। तो FII प्लस QFI इज इक्वल टू FPI, और FDI का मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक हॉट डेस्टिनेशन है आज के समय में FPI को लेके। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में FPI के थ्रू होती है, क्योंकि थोड़े समय पहले ये देखा गया है कि चाइना की मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि चाइना की सरकार क्या कर रही है, वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो गेमिंग कंपनीज हैं या ऑनलाइन जो शॉपिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। क्रैकडाउन का मतलब होता है कि उनको कर्टेल कर रही है, उनकी पावर को रेगुलेट कर रही है, जिसकी वजह से आजकल चाइना में इन्वेस्टमेंट का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। और जब चाइना में माहौल अच्छा नहीं है तो वहां के लोग जो हैं, अमेरिका या यूरोप के लोग इंडिया की मार्केट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया में FII का इनफ्लो काफी बढ़ गया है। इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग एडिटोरियल सेशन करेंगे। जो हमारे प्लेटफॉर्म में नए बच्चे हैं वो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने बच्चे हैं तो वो तो आते ही हैं। पुराने बच्चों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप पूरी एनालिसिस देखा करो। कुछ टॉपिक अच्छे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी एनालिसिस देखना जरूरी है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टफ टॉपिक है वो भी आपको इजी लगने लगते हैं, और जो इजी टॉपिक है उसमें और ज्यादा मजा आने लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने के लिए नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप हमें छोटा सा मैसेज भेजें, हम आपको यहाँ से लिंक भेज देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको डेली क्विज या करंट अफेयर या न्यूज़पेपर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वैसे हमारा एक पेड ग्रुप भी है। ठीक है, लेकिन पेड ग्रुप को मैं ज़्यादा प्रमोट करता नहीं हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो है रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए पेड ग्रुप वो कुछ एक्सक्लूसिव बच्चों को दिया गया है, क्योंकि उसकी जो फीस रखी है हम लोगों ने वो 150 रुपीज़ पर मंथ होती है। तो इसलिए मैं पेड ग्रुप को प्रमोट भी नहीं करता। वो हमारे कुछ जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। एनीवेज, अगर आप हमारे एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, और इस तरह के एनालिसिस हम आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आते रहें, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे हमें डोनेशन दे सकते हैं। चलिए आज के एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। जहां तक एडिटोरियल की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, शायद आपको 2 बार सुनना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है। ठीक है, देखिए पहले तो मैं इस पिक्चर को यहां से हटा के दूसरी साइड में कर देता हूं, क्योंकि ये डिस्टरबेंस कर रहा है आपको। चलिए, तो आज का एडिटोरियल क्या कहता है, सिटी टू रिकवर। सिटी टू रिकवर ये बात कर रहा है कि गांव की और शहरों की। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गांव अच्छे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सिटीज जो है वो ज्यादा बेटर हैं, सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, है ना, फाइनेंशियल इश्यूज हो, जॉब मार्केट हो। अलग अलग विचार हैं अलग अलग लोगों के। ठीक है, जहां तक हम लोग सिटीज की बात करते हैं, कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है। कोविड is an opportunity to catalyze good urbanization by empowering our cities with the more power and the funds। तो जैसे हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है, उसी तरह से कोविड भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। कोविड भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं अर्बन लाइफ को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। अब यहां पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को हेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मॉडर्न समय बहुत खराब है, पहले समय बहुत अच्छा हुआ करता था। एक वो लोग होते हैं। एक दूसरे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ही हर चीज का सॉल्यूशन है।
जैसे यहां पे जो बात की गई है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारी कंट्री में हमेशा फूड शॉर्टेज हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, नोबेल विनिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में बोरलोग उनका नाम है, नॉर्मन बोरलोग, है ना, उन्होंने एमएस स्वामीनाथन के साथ मिलकर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और नई हाई यील्डिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया, वीट की और राइस की, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी बर्डन नहीं है अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज करते हो तो। लैंड भी समस्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में लैंड बहुत कम है, लैंड के ऊपर प्रेशर है। ये आर्गुमेंट भी यहां पे फ्लॉप होता है। कैसे? अगर आप लैंड की बात करो तो सिंगापुर में इंडिया से कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन कैपेसिटी है, उसके बावजूद भी सिंगापुर में जो अर्बन सिस्टम है दुनिया का बेस्ट अर्बन सिस्टम माना जाता है। इसका मतलब लैंड और पॉपुलेशन वाला आर्गुमेंट तो सही नहीं है। और अगर आप लेबर और कैपिटल की बात करो, इस मामले में भी इंडिया काफी आगे है, क्योंकि इंडिया में जो यंग लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं। जो रेमिटेंस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया में भेजते हैं, वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो ना तो इंडिया में लैंड की प्रॉब्लम है, ना ही इंडिया में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ना ही इंडिया में लेबर की और कैपिटल की प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हमारे जो अर्बन सिटीज हैं वो इतना कम जीडीपी क्यों प्रोड्यूस करते हैं? 50% of our population in the rural area generate only 18% of the GDP। इंडिया में 50% के लगभग लोग गांव में रहते हैं जो सिर्फ 15% जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं। वहीं शहरों में रहने वाले 50% लोग 85 जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, 85% ऑफ द जीडीपी। और वो वाले बेचारे सिर्फ 15%, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आप मेगा सिटीज की बात करो, मेगा सिटीज वो सिटीज होती हैं जहां पे जो है 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अब जैसे इंडिया में मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, पुणे है, बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं। तो कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज में सुविधाएं नहीं होती, लेकिन यहां पे एग्जांपल टोक्यो का भी है। टोक्यो की जो पॉपुलेशन, भैया जापान का इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जापान में कि जापान की अराउंड 50% जनसंख्या टोक्यो में रहती है। उसके बावजूद भी अगर आप टोक्यो का अर्बन प्लानिंग देखो, वो दुनिया का बेस्ट माना जाता है। तो यह कहना कि हमारी अर्बन सिटीज ओवर पॉपुलेटेड हैं जिसकी वजह से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो यह आर्गुमेंट भी यहां पे फ्लॉप हो जाता है। जापान के अंदर एक चीज की गई है, जापान के अंदर यह एंश्योर किया गया है कि जापान में टोक्यो के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनको एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। हाईलैंड की जो आइडियल होता है वो होता है 30 मिनट। पुराने जमाने में भी इसको यूज किया जाता था, आज भी यूज किया जाता है। अगर आपकी अर्बन सिटीज में लोगों को अपने काम तक जाने के लिए 30 मिनट तक अगर से ज्यादा अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका अर्बन प्लानिंग सही नहीं है, अर्बन प्लानिंग सही नहीं है। और अगर आप बेंगलोर में जाओ, बेंगलोर में भैया जो ट्रैफिक की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। इसी से पता चलता है कि आपका अर्निंग प्लानिंग कितना घटिया है, कितना खराब है। जापान में अगर आपको टोक्यो के अंदर इतनी बड़ी सिटी है, एक एंड से दूसरे एंड में जाना पड़ता है तो आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है, और बेंगलोर में आपको पूरा दिन लग जाएगा। इससे पता चलता है हमारी अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम। अभी अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दोस्तों फाइनेंशियल पावर्स। जो हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज हैं, जो अर्बन सिटीज हैं, इनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। हमारी सिटीज में ऐसी छोटी छोटी सिटीज जिनकी जनसंख्या 2 लाख से या 2.5 लाख से ज्यादा होती है, वो सालाना सिर्फ 3.7 करोड़ रुपए खर्चा करती हैं। इतने पैसे में क्या होगा भैया? ये तो बहुत कम है। इसीलिए जो लोकल सिटीज होते हैं उनकी फाइनेंशियल पावर और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, उनका बजट बढ़ाने की जरूरत है। आप उनका बजट बढ़ाइए, उनको फाइनेंशियल पावर दीजिए। उसके अलावा एक चीज यहां पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो अर्बन सिटीज होती हैं, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज होती हैं, यहां से लीडरशिप भी निकलनी चाहिए। जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये नेशनल लीडर बनने से पहले लोकल अर्बन जो सिटीज हैं उनके मेयर हुआ करते थे, वहां पे लोकल लीडरशिप इन्होंने किया है। तो इंडिया को अगर डेमोक्रेसी को आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो लोकल अर्बन सिटी से लीडर को बाहर सामने आना पड़ेगा। चाइना में भी ऐसा ही होता है, इंडिया में भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल अर्बन सिटी से
या फिर अर्बन सिटी की जो गवर्नेंस है वहां से लीडर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी भी थोड़ा सा वीक हो गया है। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो टॉप डाउन अप्रोच है रादर देन द बॉटम्स अप, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट को मिलकर सेंटर हमने बनाया था 1947 में, तो ज्यादा पावर सेंटर के पास है, स्टेट्स के पास पावर नहीं है। तो उस पावर को लोकल डेमोक्रेसी में स्प्रेड करने की जरूरत है। तो पहले यहां पे दो चीजें आप कर सकते हो। पहली चीज आप ये कर सकते हो कि सेंटर से स्टेट को और ज्यादा पावर दी जाए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, स्टेट से लोकल बॉडीज को और ज्यादा पावर दे दी जाए। अगर ये पावर दे दी जाएगी तो लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो गवर्नेंस है, पंचायती राज सिस्टम है, वो और ज्यादा मजबूत होगा और हमारी छोटी छोटी सिटीज भी डेवलप होंगी, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है। माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं है, छोटे शहरों में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए तो लोग बड़े सिटीज में जाते हैं और बड़े सिटी में जाके कंजस्शन होता है, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। तो कोविड की वजह में के टाइम पे आपने जो देखा कि लोग माइग्रेंट होकर दिल्ली से, जो माइग्रेंट थे दिल्ली में या मुंबई में, वो अपनी लोकल जगह पे जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि लोकल जगह पे कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, नहीं नहीं, इसलिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए जा रही हैं क्योंकि लोकल, अब वो वापिस भी आ गई हैं। अगर लोकल जगह पे कंडीशन अच्छी होती तो वापस क्यों आते। हालांकि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सिटीज की हालत बहुत खराब है, फिर भी रूरल एरिया के कंपैरिजन में सिटीज में हालत थोड़ी बेटर देखी जा सकती है। तो अगर आपको सिटीज को इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है आपको उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनकी फाइनेंशियल पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो अल्टीमेटली पूरी कंट्री को ही बेनिफिट यहां पे होने वाला है। तो थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं था। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, पंचायती राज सिस्टम की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, तो जीएस पेपर 2 से आप उसको कहीं ना कहीं कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।